चलिए तो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज। क्या कहता है ये चैप्टर कि जो हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं ना, किस चीज़ का, सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने किसका बारे में पढ़ा है, ट्रेड ऑफ द गुड्स के बारे में पढ़ा है। क्योंकि सर्विसेज का कंसेप्ट जो हमने चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस किया था, उस टाइम कोई सर्विसेज का कंसेप्ट नहीं था। ओरिगे राउंड के दौरान ये सर्विसेज का कंसेप्ट लाया गया, क्योंकि यहाँ पर 1994 के अंदर दो टर्म्स निकली थी, है ना, WTO और IMF। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था 1947 के अंदर हमने गैट को भी इस्टेब्लिशमेंट किया था। गैट क्या था, जनरल, ये जो हमारा जनरल एग्रीमेंट था टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर। ये केवल ट्रेड गुड्स के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स की बात करता था। फिर इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट आए। 1995 के अंदर WTO का कंसेप्ट आया और इसके अंदर गैट्स को भी क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। गैट्स क्या है, स्पेशल फॉर द सर्विसेज के लिए था। याद है सबको चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हम ट्रिम्स, स्ट्रिप्स और ये सभी डिस्कस किए थे। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है ये, इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज। सबसे पहले हम सर्विसेज का मतलब समझेंगे, फिर इसके रोल के बारे में समझेंगे और इसकी टाइप समझेंगे। चैप्टर फिनिश, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यही इंपॉर्टेंट है। देखो ये चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। मीनिंग एंड फीचर ऑफ द सर्विसेज, जो कि कहीं ना कहीं आपके 4 नंबर में आ सकता है। मोड आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे ये सर्विसेज इंटरनेशनल लेवल पे जब हम कर रहे हैं कैसे इफेक्ट डाल रही है। फोर्थ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका एज इट इज रिपीटेड है चैप्टर नंबर 9, 10 अगर आपने किया होगा तो वहां से आपको इजिली रिकैप हो जाएगा। ओके, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। सर्विसेज क्या है, कहीं ना कहीं जैसे कि गुड्स, आपको ये पेन नजर आ रहा है, आपको ये जो एक्चुअली ये जो टैब है मेरे पास वो नज़र आएगा क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है। बुक है, बुक नज़र आ रही है मुझे, मॉनिटर है, CPU है, मुझे सब नज़र आ रहा है। तो गुड्स क्या होती है बच्चे, गुड्स होती है आपकी फिजिकली गुड्स होती है ना, फिजिकली जिसको आप देख पा रहे हो, जिसको आप क्या कर पा रहे हो, टच कर पा रहे हो। मैं अब इस पेन को टच कर पा रही हूँ, ठीक है। जैसे आप, मेरे पास एक नॉर्मल पेन है जो हम नोटबुक पर यूज़ करते हैं, उसको भी मैं टच कर पा रही हूँ। तो ये कैसी गुड्स है, ये ऐसी गुड्स है जिनको हम क्या कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं। बट सर्विसेज क्या होते हैं जिनको हम टच नहीं कर पाते हैं, ये हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, ठीक है, आपको एडमिशन लेना है। आपके पास 4-5 यूनिवर्सिटी है, DU है, CU है, PU है, KUK है, CRSU है, CDLU है, CBLU, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी मैंने बता दी आपको, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। इग्नू यूनिवर्सिटी में, अब मैंने इतने सारे नाम बोले, क्या आपके जैसे ही मैंने इनका नाम बोला, आपके माइंड में इनकी इमेज आ रही है, अगर आप इनको जानते हो, इनके बारे में नॉलेज है आपको, DU के बारे में आप सबको नॉलेज होगी, इग्नू के बारे में सबको नॉलेज होगी, इवन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में सबको नॉलेज होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में सबको नॉलेज होगी, है ना। इवन जो अगर मैं छोटी मोटी तो नहीं कहेंगे, जो स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में, जो अपने यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बात की जा रही है। आप सभी बच्चे अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ का नाम देखिए, क्या आप उस यूनिवर्सिटीज़ के नाम को टच कर सकते हैं? नहीं। वो एक एंटिटी है जहाँ पर उस एक बिल्डिंग है जहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये DU यूनिवर्सिटी है, ये इग्नू यूनिवर्सिटी है, बट इनकी इमेज जो है ना बच्चे, ये कहेंगे हम गुडविल, जिसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। और ये DU यूनिवर्सिटी है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है ना। बट कौन किसके थ्रू प्रोवाइड कर रही है, टीचर्स के थ्रू प्रोवाइड कर रही है। टीचर्स क्या कर रहे हैं, बोल के बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। बट टीचर के द्वारा दी गई सर्विस तभी पॉसिबल है जब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, राइट। तो कहने का मतलब सर्विसेज क्या है, आपकी फिजिकल गुड्स नहीं है, सर्विसेज क्या है, आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ओके, इंटेंजिबल सर्विसेज होती है। इज इट क्लियर? ये फीचर्स मैं आपको बताऊंगी, पहले हम इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। देखो इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है, सर्विसेज इंटेंजिबल है क्योंकि इसको हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, मीनिंग यू कैन नॉट बी टच एंड होल्ड देम, उसको आप रोक भी नहीं सकते और ना ही उसको टच कर सकते। यू कैन एक्सपीरियंस द बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज बट यू कैन नॉट फिजिकली पोसेस इट। एग्जाम्पल के तौर पर, आप सैलून के अंदर गए, ठीक है, आपने हेयर कट करवाया,
ठीक है, और अपने स्टाइल से करवाएं। आप ये चाहते हैं कि मेरा जो हेयर कट है ऐसे साइड से ज़्यादा ब्रीक हो या फिर ऐसे कुछ भी ऐसा स्टाइल करवाएं, ठीक है। जो वहाँ पर जो पर्सन था, स्पेशलाइज्ड पर्सन था, जो एक्सपीरियंस पर्सन था, उन्होंने आपके अकॉर्डिंग उनको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब जो बाल कट करने की जो कला है उस पर्सन के पास है, उसने आपको सर्विस दी, बाल कट करके आपसे क्या लिया, पैसा लिया, ठीक है, सर्विसेज को एक्सचेंज किया कंसिडरेशन के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद ये तो नहीं है कि आप उसकी जो हेयर कट की जो मशीन है या फिर जहां पर आप बैठे थे उसको उठाकर ले आए, नहीं ना, मीन्स कि आपने सर्विसेज ली और सर्विस लेने के बाद वहां से चले गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट साथ साथ क्लियर हो रहे हैं कि एक तो आपने सर्विस कैसे ली, इंटेंजिबल सर्विस है, और दूसरा इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे देखो, व्हेन यू पे फॉर अ हेयर कट यू कैन नॉट बाइंग द सीजर और द चेयर। आपने हेयर कटिंग के पैसे दिए हैं, ये नहीं है कि आप उस पैसे के बदले आप चेयर को या फिर मैं कहूँ कि जो आपकी जिसके थ्रू जो इसका इक्विपमेंट था, ठीक है, मशीन थी, जो सीजर द कैंची है, आप उसको उठा के ले जाएंगे, नहीं। यू आर पेइंग फॉर द स्टाइलिश एक्सपर्टाइज एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ द गेटिंग अ हेयर कट। जो आपने बाल कटवाए हैं, हेयर कट करवाया है, उसके आपने पैसे दिए हैं, जो कि कहीं ना कोई एक स्पेशलाइज पर्सन होगा, उन्होंने आपको सर्विस दी। जैसे कि ब्यूटी का होता है, डॉक्टर की ट्रीटमेंट होती है, टीचर का पढ़ाना होता है। अब उनके देखो स्कूल में जाकर जो पेरेंट्स हैं बच्चों की फीस किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से भरते हैं, कि उनको वहां से एक एजुकेशन मिल रही है ना, ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या है, वो भी क्या है, एक इंटेंजिबल सर्विसेज है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सर्विसेज के अंदर कंसीडर होते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इनसेपरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन, जहां जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो कंज्यूम कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो पर्सन था, एक्सपर्टाइज पर्सन था, हेयर कट सैलून का जो ओनर था वो था, और जो कंज्यूमर था, वो जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक उसको यूज नहीं किया, सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर है एंड द कंज्यूमर है आर ऑफनली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एट द सेम टाइम, दोनों के दोनों एक साथ ही होंगे, है ना, समझ पा रहे हो, इसको आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर और भी एग्जांपल है, डॉक्टर की आपने अपॉइंटमेंट ली, डॉक्टर की ट्रीटमेंट कब ले पाएंगे आप, जब तक डॉक्टर नहीं आएगा, और डॉक्टर तब तक ट्रीटमेंट कब तक नहीं दे पाएगा, जब तक पेशेंट नहीं आएगा, है ना। तो डॉक्टर है वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, जो पेशेंट है वो क्या है, कंज्यूमर है, दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट होंगे, देन उनके सुलह होगी, देन वो अपने आप की सर्विस देगा कि आपको ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, आपको ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोजेनिटी, जिसको एक और नाम से जानते हैं वेरिएबिलिटी। पता है क्या कह रहा है कि देखो, सर्विस देने का जो तरीका होता है ना वो सेम ही होता है, कहा जाता है, बट जरूरी नहीं है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि नॉर्मली मेरे साथ होता है कि जिस दिन मेरा मूड बहुत अच्छा है तो उस दिन जो वे ऑफ टॉकिंग होते हैं, इवन जो पढ़ाने का जो उस दिन क्या है, एग्जाम्पल भी इतने अच्छे अच्छे आएंगे मेरे सामने कि हाँ इसका एग्जाम्पल ये बन जाएगा, इसका एग्जाम्पल ये बन जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि जैसे कि ऑफलाइन बैचेस के अंदर 2 बैच लगते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सेम टॉपिक हमें दोनों बैचेस में पढ़ाना होता है। जो पहली बार जो पढ़ाया होता है उसके अंदर कुछ अलग ही वे होता है पढ़ाने का, है ना, बट जब दूसरी बार पढ़ाते हैं तो जो एनर्जी होती है वो उस तरह की, उस लेवल की नहीं होती। तो कहने का मतलब जो जब हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम हर पर्सन को अलग अलग प्रोवाइड करने की चांसेस होते हैं कि सर्विस जो है अलग अलग प्रोवाइड की जाती है, इवन आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाईली वेरिएबल इन द क्वालिटी, ये हाईली वेरिएबल होता है, वेरिएबल दैट मीन्स ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है, ठीक है। इवन व्हेन द प्रोवाइडर बाय द सेम सर्विस प्रोवाइडर, जो भी सर्विस दी जा रही है वो क्या पता सेम हो, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। इवन देखो मैं यहाँ पे भी सेम थी, यहाँ पे भी सेम थी, बट यहाँ पर जो मेरा वे ऑफ टॉकिंग था, इवन वे ऑफ कम्युनिकेशन था, वो दोनों डिफरेंस थे, बट यहाँ पे थोड़ा इसके कंपैरिजन में लो था, ठीक है। डिफरेंट डिपेंड करता है ना, समझ में आ गया। दैट मीन्स मूड के ऊपर बात करता है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे मैंने हेयर कट का एग्जांपल लिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है पेरिसेबिलिटी। पेरिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप उसको फ्यूचर के लिए आप क्या नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, राइट। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर फॉर द फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए कभी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाती, वो ऑन द स्पॉट क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक तो टीचिंग का भी हो सकता है, डॉक्टर का भी हो सकता है, और दूसरा ट्रैवलिंग का भी हो सकता है ना। अब ये तो नहीं है कि आपने आज ऑटो का जो एक्सपेंसेस है, जो ऑटो का जो हम कहते हैं, हमारे यहाँ पे तो किराया कहते हैं, है ना, आई होप सबकी जगह यहाँ पे किराया कहते होंगे। तो जो किराया आपने 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ दे दिए,
अब ये तो नहीं कि आपने एक बार देने के बाद आप उसके अंदर हर बार उसके ट्रैवल कर सकते हो उसी ऑटो के अंदर या फिर डिफरेंट ऑटो के अंदर, नहीं ना। तो दैट कहने का मतलब ये है कि आप जो सर्विसेज आपने एक बार ले ली है तो वो लेने के बाद पेमेंट करने के बाद वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। कस्टमर पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट कस्टमर पार्टिसिपेशन ये जो सर्विस है हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि अब देखो यही होता है ना, क्लास में जब तक स्टूडेंट नहीं होंगे क्या टीचर पढ़ा पाएंगे? नहीं ना। हाँ, स्टूडेंट क्या होते हैं बिना टीचर के कई बार सेल्फ स्टडी कर पाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जो कंज्यूमर है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक ट्रेनिंग सेशन की बात की जाए, जैसे ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को ट्रीटमेंट देंगे, कैसे आपको उनको पनिशमेंट देनी है, रिइंफोर्समेंट करना है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर तो एक तो सिखाने वाला व्यक्ति है और यहाँ पर है सीखने वाले व्यक्ति। तो कहने का मतलब कि जो कस्टमर है वो पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए। इज इट क्लियर? यहाँ पे ये जो सर्विसेज का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएबिलिटी दैट मीन्स डिफरेंट दिख जाती है इवन जब पर्सन सेम है। इंटेंजिबिलिटी दैट मीन्स आप उसको टच नहीं कर सकते। पेरिसेबिलिटी दैट मीन्स आपको उस फ्यूचर के लिए आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? इंसेपरेबिलिटी, आप उसको अलग नहीं कर सकते। एंड साइमल्टेनियसली दैट मीन्स एक कहीं ना कहीं आप उन जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाला है जो कंज्यूमर है उन दोनों की सर्विस ऑन द स्पॉट होगी। ये नहीं है कि दोनों आगे पीछे होंगे, ठीक है। तो सर्विसेज के ये 4 से 5 जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे आई होप आपको समझ में आए। अब बात आ जाती है इंटरनेशनल लेवल की, है ना। इंटरनेशनल लेवल दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो। जब बात आ जाती है बाउंड्री को क्रॉस करने की तो यहाँ पर एक पर्सन होगा जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा पर्सन होगा जो सर्विसेज को रिसीव कर रहा है। जो प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्टर कहते हैं। और जो रिसीव करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्टर कहते हैं। राइट? कहते हैं या नहीं कहते हैं? ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्सपोर्टर ने कोई सर्विस दी, ठीक है, इंपोर्टर ने इसके रिगार्डिंग पेमेंट की, है ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा आपका कि क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन्हीं की तो बात की जाती थी कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब भी मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है डिफरेंट कंट्री, तो उन सबका रिकॉर्ड एक क्या किया जाता था? एक बुक ऑफ अकाउंट में रखा जाता था, एक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती थी। इन्हें क्या कहते थे हम? बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या हो सकता था? सरप्लस में भी हो सकता था और डिफिसिट में भी हो सकता था। सरप्लस का मतलब क्या है कि जब आपके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं और आपका खर्चा कम हो रहा है। पैसे ज्यादा का मतलब क्या है? दैट मीन्स कि आप जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना ज्यादा फॉरेन की करेंसी हमारे पास आएगी। तो कहने का मतलब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे एज कंपेयर टू इंपोर्ट के, तब हमारे पास क्या होगी? सरप्लस की सिचुएशन होगी। ये चैप्टर नंबर हमने 3 में पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। ठीक है जी। डिफिसिट कब होगी? जब हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे। अब सामान जब हम खरीद रहे हैं, ठीक है, तो पेमेंट भी तो क्या करनी पड़ेगी हमें? उसी के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है एक्सपोर्ट इस टाइम हमारे पास कम है एज कंपेयर टू इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ द इंटरनेशनल इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंटरनेशनल लेवल पे आ जाता है तो वहीं पर हम बात करते हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं किसको? इंटेंजिबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्विसेज कहेंगे, ठीक है। अब इसमें एक कंट्री तो क्या है हमारे पास? रेजिडेंट होगी, ऑब्वियस ही बात है। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, तो ये दूसरा क्या है? मान लीजिए यूके है। अब इंडिया तो क्या है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। यहां से जो भी व्यक्ति ट्रेड करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जिसको ट्रेड कर रहे हैं वो नॉन एनआरआई, जिसे हम कहेंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है कि ट्रेड किस किस के बीच में होगा? बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री, बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्री। अनलाइक देयर इज अ फिजिकल गुड्स यू कैन टच। आप जैसे गुड्स को क्या हम कर सकते थे? टच कर सकते थे। सर्विसेज आर द प्रोड्यूस, कंज्यूम्ड एंड डिलीवरी। ऑलमोस्ट जो भी सर्विसेज होती है उसको प्रोड्यूस, कंज्यूम ऑन द स्पॉट किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आता है कि सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज, अब जो मैंने वो आपको ऊपर समझाई थी ना कि ये इनविजिबल होती है, इंटेंजिबल होती है, पेरिशेबल नेचर होती है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, नॉट इन्वेंट्रीएबल होती है,
ये इसलिए मैंने आपको पहले वो समझाया, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड नहीं किया, उन्होंने अलग से एक्टिविटी डिफाइन की हुआ है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड हो गया, फाइनेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, पब्लिक एंटिटी होगी, यूटिलिटीज हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एज वेल है। मतलब देखो अगर आप किसी, अब देखो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसके लिए मैंने एक सुपरवाइजर पर्सन को अपॉइंट किया हुआ, उसका पता है काम क्या है, वो कुछ काम नहीं करता बट काम भी बहुत करता है कहने को तो, क्यों? क्योंकि उसका मेन काम यही है कि वो चेकआउट करता है कि किस और डिपार्टमेंट के अंदर काम अच्छे से चल रहा है, किस डिपार्टमेंट में काम नहीं चल रहा, जहां नहीं चल रहा वो क्या है, मेन अथॉरिटी को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो यही तो है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी तो क्या है, एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ये भी, है ना, समझ पा रहे हो। चलो जी, अब बात आ जाती है कि सर्विसेज के कितने टाइप्स हैं। ऐसे नॉर्मली इंटरनेशनल लेवल पे सर्विसेज के 4 टाइप है। 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन सर्विस, दूसरा कंजप्शन। अब देखो यहाँ पे ना 2 पर्सन है, एक तो एक्सपोर्टर है, एक इंपोर्टर है। या तो आपका एक्सपोर्टर मूव करेगा, दैट मीन्स प्रोड्यूसर जो है वो जाने वाला है कहीं पे, या फिर इंपोर्टर, दैट मीन्स जो कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। अब इनकी क्या होने वाली है, मूवमेंट होने वाली है, और इनकी मूवमेंट के बेस पर इसको 4 टाइप्स में इसको क्या किया गया है, बाइफरगेट किया गया है, ठीक है। एक तो आ जाता है क्रॉस बॉर्डर, एक आ जाता है हमारे पास कंजप्शन, ठीक है। एक सेकेंड, पहले हम इनको 1 बाय 1 पकड़ लेते हैं। क्रॉस बॉर्डर के अंदर क्या होता है कि जहां पर ना तो एक्सपोर्टर मूव करता ना ही इंपोर्टर मूव करता, कहने का मतलब जो भी गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला है और जो भी गुड्स को कंज्यूम करने वाला है, दोनों की दोनों पार्टी अपने अपने नेशन में रहेंगी। तो मूव कौन करेगा, मूव बच्चे सर्विस करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वे से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सर्विस ट्रांसफर कैसी होगी, द मोड रेफर टू द सप्लाई ऑफ द सर्विस इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली अक्रॉस द बॉर्डर। समझ पा रहे हो, यहां पर सर्विस अपने आप मूव होगी विद इट्स लाइक एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग एन इनविजिबल गुड्स, नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कंज्यूमर और द सर्विस प्रोवाइडर। फिजिकल मूवमेंट किसकी नहीं होगी, ना तो कंज्यूमर की होगी ना ही प्रोड्यूसर की होगी। दैट मीन्स ये दोनों अपने अपने नेशंस के अंदर हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया ने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, कस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, किसके लिए, फॉर अ क्लाइंट ऑफ द यूएस में एक क्लाइंट है उसके लिए डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर जो सर्विस डिलीवरी होगी ना वो इलेक्ट्रॉनिकली हम क्या कर सकते हैं, बाय द इंटरनेट हम उसको वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन सर्विस, जहां पर हमारा क्रॉस बॉर्डर में ना तो एक्सपोर्टर मूव हुआ ना ही इंपोर्टर मूव हुआ, ठीक है, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है कंजप्शन अब्रोड। कंजप्शन अब्रोड की बात की जा रही है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कंजप्शन अब्रोड, दैट मीन्स जो आपका कंज्यूमर है वो कहाँ जा रहा है, अदर कंट्रीज के अंदर जा रहा है, ठीक है। जो आपका कंज्यूमर है यहां पर, अब मैं यहां पर कस्टमर बना रही हूं, ये है इंडिया का पर्सन, ये घूमने गया भाई यूके, ठीक है। अब यहाँ पर गया भी है, ठीक है, तो यहाँ पे खाना भी खाएगा, रहेगा भी, ठीक है। जिस पर्पस के लिए गया है, या ऐसा वो मान सकते हैं वो घूमने के लिए गया है, तो जिस प्लेस के लिए गया है वहाँ घूमेगा भी फिरेगा भी, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर कंट्री में जाकर, ठीक है, फिर सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, फोन भी कर रहा है, कॉल भी कर रहा है, हर तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वो क्या कर रहा है, बैंक से करेंसी भी निकाल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब जब इंडिया का पर्सन स्पेशली जा रहा है बाहर और फिर वहां जाके सर्विसेज को यूज कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, कंजप्शंस अब्रोड कहेंगे। मींस की कंजप्शन कहाँ की जा रही है, अब्रोड में की जा रही है। यहाँ पे मूवमेंट किसका हो रहा है, एक्सपोर्टर का नहीं हो रहा है, इंपोर्टर का हो रहा है, दैट मीन्स कंज्यूमर का
हो रहा है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझा रही हूँ मैं आपको। ये क्या कह रहा है, कंज्यूमर ट्रैवल टू द अनदर कंट्री टू रिसीव द सर्विसेज। कंज्यूमर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है दूसरी कंट्री के अंदर और फिर सर्विसेज ले रहा है। कंज्यूमर इंपोर्ट हो रहा है द सर्विसेज बाय डूइंग द अब्रॉड। क्लियर है? यहाँ पे यही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जाता है कमर्शियल प्रेजेंस अब्रोड। कमर्शियल प्रेजेंस अब्रोड पता है क्या कह रहा है, ये कहता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पहले ही उस दूसरी कंट्री के अंदर ऑलरेडी सेटअप है। ठीक है, जैसे कि फ्रेंचाइजी ली जाती है ना, ठीक है, मैकडोनल्ड्स की जो पिज़्ज़ा की जो फ्रेंचाइजी है, आप देख पा रहे होंगे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है ना। अब यहाँ पर देखो फॉरेन कंट्री से ये जो ब्रांच आई है हमारे इंडिया के अंदर आई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है इंडिया का, ये है इंडिया और ये है, एक सेकेंड में इस कर्सर को रिमूव कर, ठीक है, ये है अदर कंट्री। यहाँ से इंडिया के अंदर ये मैकडोनल्ड की जो ब्रांचेज है, सब्सिडीज कंपनीज है, वो यहाँ पर सेटअप होगी। ठीक है, अब कहने का मतलब अब्रॉड जो प्रोड्यूसर है वो क्या हो रही है, खुद मूव कर रही है। पहले केस में क्या थी, कंज्यूमर मूव कर रहा था, इस केस में क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो मूव कर रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का कंज्यूमर का मूवमेंट नहीं है। अब देखो इंडिया के जो लोग हैं, क्या वो स्पेशल मैकडोनल्ड का जो पिज़्ज़ा है वो लेने के लिए अदर कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर इसकी जो मेन ब्रांच है? नहीं ना। यहाँ पर जो ब्रांचेज ओपन हुई है इंडिया के अंदर उन्हीं का फायदा उठा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कमर्शियल प्रेजेंस। दैट मीन्स ऐसी आपके इंडिया के अंदर पहले ही वो चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट है, पहले ही आ चुकी है कमर्शियल बेस से। ठीक है, द सर्विस प्रोवाइडर इस्टेब्लिशिंग अ फिजिकल प्रेजेंस इन द अनदर कंट्री टू डिलीवर द सर्विसेज। इज इट क्लियर? यहाँ पे रेस्टोरेंट का ही बेस्ट एग्जाम्पल जो सुटेबल लगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन्स अब्रॉड। पता है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द मोड ऑफ द इन्वॉल्व द इंडिविजुअल सर्विसेज प्रोवाइडर्स ट्रैवलिंग टू द अनदर कंट्री टू डिलीवर अ सर्विस। यहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे कि आपका घर है ये, ठीक है, पहले छोटा एग्जांपल लेते हैं देन आपको समझ में और जल्दी से आ जाए। ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी मोटर के अंदर जो पानी की मोटर होती है ना उसके अंदर दिक्कत आई है और उसकी फिटिंग पूरी लंबी आपके पूरे घर में हुई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसे स्पेशलिस्ट पर्सन को बुलाएंगे जिसको इसका ज्ञान होगा, है ना, दैट मीन्स नॉलेजेबल पर्सन को बुलाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया, अपने घर में किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को बुलाया, उससे सर्विस ली, मोटर ठीक करवाई और फिर देन उसको क्या किया, पेमेंट किया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, समझ पा रहे हो, मीन्स कि एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को मैंने उस पर्टिकुलर एरिया पे बुलाया। इसी तरह से अगर मैं इसी चीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाऊं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन अब्रॉड। दैट मीन्स जब किसी टेक्निकली जो फॉल्ट आ जाता है या फिर मैं कहूँगी किसी से अगर एडवाइस लेनी है, उस पर्सन को आप बुला रहे हो अपनी कंट्री के अंदर, तो उस टाइम भी क्या हो जाएगी, सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंजीनियरिंग का पॉइंट ले रखा है, इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले रखा है कि फैक्ट्री में किसी भी तरह की अगर आपको सलाह लेनी है तो आप क्या कर रहे हो, किसी एक्सपर्ट पर्सन को बुला रहे हो और देन उससे सलाह ले रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे अपनी फैक्ट्रीज के अंदर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल पर्सन अब्रॉड। इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर ट्रैवलिंग टू द अनदर कंट्रीज। इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है, दूसरी कंट्री के अंदर जा रहा है, फिर किसके लिए, आप केवल और केवल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, ये भी एक सर्विस देने का तरीका है। इसको आप और सिंपली यहाँ से स्टार्ट से समझ सकते हो। क्रॉस बॉर्डर में देखो किसी भी, ना तो कंज्यूमर की ना ही प्रोड्यूसर की, किसी की भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। नेक्स्ट में था कंजप्शन अब्रॉड। यहाँ पे कंजप्शन का हमने ट्रैवलिंग का एग्जांपल लिया था। दैट मीन्स जो कंज्यूमर है, जो यूजर है, वो मूव हो रहा है बट प्रोड्यूसर मूव नहीं हो रहा। नेक्स्ट था कमर्शियल प्रेजेंस। कमर्शियल प्रेजेंस में क्या था कि जो आपका जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। हमने यहाँ पे फ्रेंचाइजी का एग्जाम्पल लिया था, राइट। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द नेचुरल पर्सन की बात की जा रही है, यहाँ पे पर्सन मूव हो रहा है। ठीक है, यूजर क्या है, इमूवेबल है, जहां पर फाइनली वो
सर्विस देने जा रहा है, बट जो प्रोड्यूसर है जो सर्विस देगा वो क्या हो रहा है, ज़्यादा मूव हो रहा है। और ये बॉर्डर फ्री में तो क्या है, दोनों के दोनों मूव होते हैं। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, सो दैट्स रीजन कि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, बट आप इसे समझ सकते हैं। चलिए जी, इंटरनेशनल ट्रेड इन द सर्विसेज इफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट किया तो दैट मीन्स आपने सामान दूसरी कंट्री को सेल किया है ना। एक्सपोर्टर कौन होते हैं, जो सेल करते हैं, और जब वो सेल कर रहे हैं तो उनके पास क्या होंगे, पेमेंट भी रिसीव होगी। जब पेमेंट रिसीव होती है तो आपके भी बैंक अकाउंट में क्या मैसेज आता है, जब भी आप कोई पेमेंट रिसीव करते हैं, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट एंड टोटल बैलेंस इज दिस वन, है ना। तो जब भी पैसा आता है, फॉरेन करेंसी जब हम अर्न कर रहे हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में क्या हो जाता है, वो क्रेडिट हो जाता है। इन केस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने का मतलब क्या है कि हम किसी को से सामान खरीद रहे हैं, खरीदेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करनी पड़ेगी तो क्या होगा, पैसे हमारे क्या होंगे, बैंक से कट हो जाएंगे, और जब कट होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। दैट्स इट। ओके, समझ पा रहे हो, लॉजिक समझ पा रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर कंप्लीट डिस्कशन किया था। तो ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे अगर मैं बताऊं तो ये पिक्चर की मदद से मैंने आपको समझाया था। ये चार्ट याद है, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, कि सरप्लस कब होता है, जब हमारे पास एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है, इंपोर्ट कम होती है। डेफिसिट कब होता है, जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है, टॉपिक क्लियर। चलो जी, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कर रहे हैं कि रोल ऑफ द ट्रेड इन सर्विस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि हमने ट्रेड के अंदर पढ़ा था, ट्रेड ऑफ इन गुड्स के बारे में पढ़ा था, सेम वही कंसेप्ट आपके यहाँ एप्लीकेबल होने वाले। क्या कि इकोनॉमी को ग्रोथ करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहा है, अपने ब्रांचेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। दैट मीन्स अपने अपने कंट्री के अंदर ना रहकर हमने क्या, हमने याद है आपको एक कि हमने मिस्टर एक्स को एग्जाम्पल लिया था, और हमने लिया था कि उसको फास्ट फूड में बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसने सोचा कि वो हरियाणा के अंदर नहीं, वो पंजाब के अंदर भी, यूपी के अंदर भी, एमपी के अंदर भी, हर जगह अपनी ब्रांचेस को ओपन करे। फिर उसने ये सोचा था कि क्यों ना मैं यहाँ पर नेशनल अपने इंडिया की नहीं, मैं इसको बाहर भी लेकर जाऊँ, इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी को, इस प्रोडक्ट के टेस्ट को मैं बाहर लेकर जाऊँ। ये सेम एग्जाम्पल आपका यहाँ पर सुटेबल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे गुड्स, पिज्जा तो नहीं डिलीवर करने वाले, आप फास्ट फूड का एग्जांपल तो नहीं ले सकते। हाँ, ट्रीटमेंट्स के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट जैसे कि डॉक्टर की ट्रीटमेंट होती है, टीचर्स के द्वारा दी गई सर्विस हो सकती है, चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा दी गई सर्विस हो सकती है। ठीक है, और इवन किसी भी एडवाइजर के द्वारा दी जाने वाली जो सलाह होती है, ये सभी चीज़ें आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड इन सर्विस, जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल डेवलप करने में मदद करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें वापस में क्या मिलेगी, पेमेंट मिलेगी, कंसिडरेशन जिसे हम कहेंगे कॉमर्स की लैंग्वेज में, राइट। कंसिडरेशन हमें मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा तो हमें क्या हो रहा है, हमारे पास फंड्स आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास दूसरी कंट्री की भी करेंसी कलेक्ट हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। चलो इसको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ग्रोथ ड्राइवर है। ठीक है, ग्रोथ ड्राइवर क्यों है, क्योंकि ये पहली बात तो इकोनॉमी को ग्रोथ करता है, जॉब को क्रिएट करता है, रिवेन्यू को जनरेट करता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, फॉरेन की कंट्री की जो करेंसी है वो जितना हमारे पास आएगी कहीं ना कहीं अच्छा है ना। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स होते हैं, जो आरबीआई संभालती है, उनके पास जो फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है उसका भंडार जितना ज़्यादा होगा वो अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। अब अपने अपने लेवल पे नहीं रहते, आप दूसरे ब्रांचेस, दूसरे एरिया के अंदर अपनी जो सर्विसेज है आप उसको वाइड रेंज में क्या करवा रहे हो, प्रोवाइड कर पा रहे हो। पहले क्या होता था कि आप ट्रेडिशनल वे से आप केवल अपने ही लोकेलिटीज के अंदर प्रोवाइड कर पा रहे हो, नहीं, आज के टाइम में क्या हो रहा है, आप हर पर्सन क्या है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी खुद की पहचान बनाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जाता है जो इसका फीचर्स बनने वाला है, रोल बनने वाला है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। प्रोडक्टिविटी का मतलब समझते हैं, दैट मीन्स कि आप लो कॉस्ट के अंदर, कम टाइम के अंदर अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ये कब पॉसिबल है, जब आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, आपको उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज है, आप उसके अंदर अच्छा कमांड कर पा रहे हो, तो तभी तो यहाँ पे इसके सब हेडिंग में लिखा हुआ है कि इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो जाते हो, ठीक है, आपको नॉलेज हो जाती है, और उसी वजह से आप क्या कर पा रहे हो, प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोड्यूस कर पा रहे हो विद इन अ शॉर्ट टाइम एंड द लो कॉस्ट के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है इनोवेशन हब। हब का मतलब समझते हैं। अब देखो, आप
पहले आप इंडिविजुअली वर्क करते थे, आप सोसाइटी के अंदर गए, आपके 2 दोस्त और बने, तो आप कितने का ग्रुप हो गया, 3 ग्रुप हो गया, आप मिलके फिर अब काम कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं अब हरियाणा के अंदर नहीं, मैं पंजाब के अंदर भी जाऊं, तो पंजाब के अंदर भी ऐसे ही 3 से 4 व्यक्ति आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है ना। आप एक कोलाब्रेशन की मदद से आप एक देखो, हर पर्सन की जो माइंड की जो सोचने की जो पावर होती है अलग अलग होती है, हर के पर्सपेक्टिव्स अलग अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कोलाब्रेशंस की वजह से, ठीक है, उनके सहयोग की वजह से और उनके जो नॉलेज है उनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आगे सस्टेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आता है जॉब क्रिएशंस एंड द एम्प्लॉयमेंट। वही बात है, न्यू अपॉर्चुनिटी है और कहीं ना कहीं आपको स्किल प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर, चाहे आपको एजुकेट करके दे वो चीज़ें, स्किल दे, या फिर आपको ट्रेनिंग करके दे वो स्किल, किसी भी तरीके से दे, बट आप एजुकेट हो रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर स्किल क्रिएट हो रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है, आपको ये लग रहा है कि मैम ये तो रिपीटेड पॉइंट्स है, यस रिपीटेड पॉइंट, बट हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब पता है कि जो फॉरेन की कंट्री है वो हमारी इंडिया के अंदर क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। वो इन्वेस्ट क्यों करेगी, काफ़ी सारे रीजन पड़े थे ना क्यों इन्वेस्ट करती है। एक तो FPI पढ़ा था हमने, FII पढ़ा था, एक FDI पढ़ा था। यहाँ पर FDI पूछा गया है। FDI क्या है कि जो कंट्री है, दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट क्यों करती है, तो कहीं ना कहीं वो तब इसलिए भी करेगी क्योंकि उनको रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा मिले, उनको इन्वेस्ट करने में किसी भी तरह की मतलब बहुत कम प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़े। अगर वही बात है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई तो ऑब्वियस ही बात है वो कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं होगी, क्योंकि इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करना कोई नहीं पसंद करेगा, है ना। पर यही बात है, अगर जितनी ज़्यादा आप सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे, जितनी ज़्यादा आप वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज होगी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज होगी, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम सर्विसेज के अंदर मामले में अच्छा कर जाए तो ऑब्वियस ही बात है हम अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, अ रोबस्ट सर्विसेज sector attracting the foreign companies to set up operations, bringing in capital and create the job, improve the infrastructure जैसे कि अब देखो नए नए ब्रिज बन रहे हैं, इवेंट टूरिज्म प्लेस बन रहे हैं हमारे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं वो रोजगार भी प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, और हमारे इकोनॉमिक के अंदर जितना ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर जितना ज़्यादा पैसा आएगा वो कहीं ना कहीं ये बताएगी कि अब देखो कहीं आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, आप इवन सारा का सारा सामान आप साथ में लेके चलते हैं, बट मान लीजिए आपने पानी की बोतल नहीं लेके चले, अब आप वहाँ जाके खरीद रहे हो, तो वहाँ पे की जो शॉपकीपर्स की इनकम हुई, आपने उसके ऊपर GST भी पे किया होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर बात की जाए तो क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल वैल्यू चेन। देखो अब आप इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल की ओर जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आप दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हो। एक कंट्री के साथ पहले आप ट्रेड करते थे, अब आपने क्या किया, 3 कंट्री के साथ और जोड़ लिया, तो क्या होगा कि हमारी एक चेन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो कंपिटिटर्स थे इनके बारे में हमें पता चलेगा, इनकी स्पेशलाइजेशन के बारे में पता चलेगा कि ये किस में स्पेशल है, हम किस में स्पेशल है। जो हमारे लिए महंगा पड़ रहा है यहाँ पे बनाना, हम दूसरों से इंपोर्ट कर लेंगे। अगर हम जिसके अंदर स्पेशलाइज है हम उनको एक्सपोर्ट कर देंगे, है ना। तो ग्लोबल प्लेयर मिलते हैं हमें। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाता है कि दूसरी मार्केट में क्या डिज़ाइन है, क्या मार्केटिंग चल रही है, क्या लॉजिस्टिक मेथड चल रहा है, इन सब के बारे में हमें पता चल जाता है। क्या लिखा हुआ है, ट्रेड इन अ सर्विस अलाउ द कंट्रीज टू पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल वैल्यू चेन बाय द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज लाइक दैट इज अ डिजाइन, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड गुड्स के बारे में। स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो डिफरेंट कंट्री देखो सबके अंदर एक स्पेशलाइजेशन, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन अगर बात की जाए एग्रीकल्चर के सेक्टर से हो रहे हैं। ठीक है, चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, गेहूं, चावल इनका है। ठीक है, बट अगर बात की जाए फ्रांस की तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। ठीक है, अगर गोल्ड की बात की जाए साउथ अफ्रीका की बात की जा सकती है। तो कहने का मतलब जो भी कंट्री जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड है, कम्पिटिटिव, जिसको एडवांटेज है, वो वही सर्विसेज क्या करने वाली है, डिलीवर करने वाली है। ठीक है, और इसी वजह से अगर हम अप टू डेटेड रहेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा,
इम्प्रूव ज़रूर होगा, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को क्या किया है, एडवांसमेंट को यूज़ किया है। टेक्नोलॉजी जो भी नई नई आ रही है, नई नई चीज़ें आ रही है, उनको सब चीज़ों को हमने क्या करने की कोशिश किया, अडॉप्ट करने की कोशिश की। ये तभी हो पाया क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? बट इसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। देखो हर एक चीज़ के ना प्रोन्स एंड कॉन्स होते ही होते हैं। ये कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके फायदे जितने हैं वो क्या पता नुकसान भी उतने ही हो। नुकसान क्या है, डेवलपिंग कंट्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो पहले ही डेवलपिंग कंट्री है, उनको वो हम डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर या फिर मैं कहूँगी फिनेंस से लेकर हर चीज़ में थोड़ा सा कमी आपको नज़र मिलेगी। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट क्यों, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन है इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, वो कैसे वर्कफोर्स होंगी, उनके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये तभी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी सर्विस की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी के आने के कारण जो भी एरिया है वो हर चीज़ के अंदर फॉरगेट हो गया। क्या लिखा हुआ है, अनलाइक अनइक्वल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी कैन लिमिट अ कंट्री एबिलिटी टू द पार्टिसिपेट द फुल इन द ग्लोबल सर्विस ट्रेड के बारे में। ठीक है जी, आई होप ये जो रोल है समझ में आ गए होंगे। इसका फ्रेमवर्क आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो गैट्स है, गैट्स का जो कंसेप्ट है उरिगो राउंड के दौरान आया था। उरिगो राउंड जो कि है 1986 से लेकर 1993 और तक ये चला था, और इसके अंदर मेन बात की गई थी कि गैट को हटाकर, गैट को रिप्लेस करके अब हम WTO के अंदर बात करेंगे। WTO के अंदर 3 बात की गई थी, ट्रिप्स की बात की गई थी, ठीक है, ट्रिप्स की बात की गई थी और हमने गैट्स की बात की थी। ट्रिप्स के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई थी, यहाँ पर हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की थी कि कौन सी कंट्री कहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर सकती है, उनके बारे में थी। गेट्स जो हम बात कर रहे हैं अभी कि जो कि गुड्स इन ट्रेड इन सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके काफ़ी सारे मेन पॉइंट्स जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इनको मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत बार, क्योंकि आप विजिट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पर भी आप देख पा रहे होगे। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पेपर 2 से 3 अपलोड हो चुके हैं, तो विजिट कीजिए चैनल पर और आपको हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर डालने की पूरी कोशिश की गई है, और आप कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट यहाँ पर देखो। बच्चे कहते हैं कि मैम इसकी ये नहीं मिल रही, ये मिल रही, आप प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको यहाँ पे हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट प्रोवाइड की गई है, जो भी हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड की। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। चलिए, तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है बहुत आसान लगा होगा और इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था ये चैप्टर। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं ₹9 आपको पे करने होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप टीम के साथ कांटेक्ट करना और वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 19। ठीक है, फिर हम 20 करेंगे, देन हमारी IBO 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी, हमारा इग्नू का जो बुक नंबर 1 है वो हमारे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।